हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुखदीप सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन पार्ट 4। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे जनरली कंसंट्रेशन टर्म लाइक पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये 4 टर्म्स हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा तंग करती हैं कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन ही आता है माइंड में कि इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। वाई वी कंसीडर मोल, जब ग्राम से काम चल रहा था कि इतनी ग्राम क्वांटिटी हमने मिक्स कर दी सॉल्यूट में सॉल्वेंट की। जैसे मैंने मास बाय मास का आपको परसेंटेज बताया था कि मास बाय मास मिक्स किया, इतना मास सॉल्यूट का, इतना सॉल्वेंट का, या इतना सॉल्यूट का, इतना सॉल्यूशन का। तो वहां तक काम चलता सही चल रहा था वहां पे काम, तो फिर उससे काम क्यों नहीं चलाया गया आगे। मोल फ्रैक्शन को क्यों कंसीडर किया गया, मोलैरिटी को क्यों कंसीडर किया गया, मोलैलिटी को क्यों कंसीडर किया गया। और आप इससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, 12th ग्रेड का और मास्टर कैडर का पूरा सिलेबस 11th का ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के बाद मैं शुरू करूँगा उसका। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलती है तो मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा और एक्सटेंट केमिस्ट्री के लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और आज हमारा जो मेनली टॉपिक होगा वो कंसंट्रेशन टर्म में ppm और फिर उसके बाद मोलैरिटी और फिर मोलैलिटी और उससे पहले एक आएगा मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स पर मिलियन ppm क्या होता है। इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं उसके कितने पार्ट प्रेजेंट हैं मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के पार्टिकल में से। या फिर इसे इस तरीके से समझिए कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अगर आपके पास ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बहुत कम है, 5 ग्राम अगर आपके पास डिसॉल्व है ऑक्सीजन 10 रेज टू पावर 6 ग्राम वाटर में, तो उसे कहा जाएगा 5 ppm। और जनरली ये चीज़ें पार्ट्स पर मिलियन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में है। इसी तरीके से आप इसको देख भी सकते हो पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन अमाउंट या फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 6। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ppm को। और इसका मतलब समझिए आप पार्ट्स पर मिलियन यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है और सॉल्यूशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है तो हम ppm का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कहीं पे लिखा आ जाए 10 ppm या फिर 10 μm, इसका मतलब है कि 10 पार्ट्स या फिर 10 ग्राम आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, 10 रेज टू पावर 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूट के कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर आपके पास 10 ppm लिखा है 10 ग्राम सॉल्यूट के कंपोनेंट प्रेजेंट है 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट में या फिर 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास वाटर है और वो पोल्यूट वाटर है, उसमें कितने अमाउंट में पोल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ppm का यूज करते हैं। और इसको मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे ppm का यूज़ कहाँ किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा COD या BOD, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिमांड, जो भी है मतलब हम वाटर में फाइंड करते हैं। BOD का यूज़ किया जाता है वाटर के लेवल को चेक करने के लिए कि कितने वाटर का लेवल कैसा है, कितना वो पोल्यूट है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन को आप समझना इजीली। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है मोल फ्रैक्शन। एक्चुअल में टोटल जो सोल्यूशन होता है आपका, उसमें आपके पास सल्यूट के भी कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सल्यूट के कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट के कंपोनेंट है, फिर मिलके सोल्यूशन बना, टोटल आपका सोल्यूशन बना। उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के जहाँ सॉल्वेंट के कितने कंपोनेंट हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता होगा कि मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हमारा काम 10 ग्राम मतलब वेट से चल रहा था, वेट ले लेते यहाँ पे तो भी काम चल रहा था, तो यहाँ पे मोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखना, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, पहले तो मोल का बताता हूँ, मोल क्या चीज़ है। मोल एक जस्ट नंबर है। जैसे एक डजन में 12 चीज़ें होती हैं और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। चाहे वो पार्टिकल्स एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अगर मेरे पास 10 मोल पार्टिकल हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। और दूसरी साइड मेरे पास 10 ग्राम किसी चीज़ के पार्टिकल हैं, 10 ग्राम किसी चीज़ के पार्टिकल हैं, 10 ग्राम पार्टिकल हैं किसी चीज़ के। तो आप बताइए कोई चीज़ ग्राम में ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाएगी? जब मुझे एक पता है कि उसमें 10 पार्टिकल हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाएगी। क्योंकि देखो, जो मोल कंसेप्ट है वो इसलिए एटम और मॉलिक्यूल में यूज़ किया जाता है क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है और उनकी जो काउंटिंग होती है वो बड़ी टिपिकल हो जाती है। तो उस काउंटिंग से बचने के लिए कि हमें ज़्यादा काउंटिंग ना करनी पड़े, एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक मोल कंसिडर कर लिया जाता है। और जितना भी मोल होता है ये उसके एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का सोडियम है हमारे पास 12 ग्राम, तो 12 ग्राम अगर आपने सोडियम 23 ग्राम अगर आपने सोडियम कंसीडर कर लिया, तो 23 ग्राम सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम होंगे। 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम होंगे। अब आपको पता चल गया। अब आप देखिए 23 ग्राम में ज़्यादा एक्यूरेसी फील कर रहे हैं या इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा फील कर रहे हैं? ज़्यादा एक्यूरेसी ऑब्वियस बात है एक एक एटम में होगी, क्योंकि हम उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने 1 ग्राम कम कर दिया तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने कम कर दी, हमें पता नहीं चलेगा कितने पार्टिकल हमने बाहर निकाल लिए या ऐड कर लिए। अगर हम इसे मोल की फॉर्म में समझते हैं कि अगर हमने कितने मोल ऐड की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इतने एटम या फिर इतने मॉलिक्यूल ऐड किए। अगर मैं 1.1 मोल निकालना है यहाँ से, तो ये 1 मोल के इक्वल आएगा 1 मोल ऑफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ सोडियम। आपको एटम और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एटम एक्चुअल में एक सिंगल चीज़ होती है, एक सिंगल यूनिट होता है, और जो एलिमेंट होता है वो एटम से ही मिलके बनता है। एक एलिमेंट में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। आपको चाहे कोई भी पूछ ले कि एक सोडियम का एलिमेंट है और एक पोटाशियम का एलिमेंट है, उसमें कितने एटम होंगे, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम उसमें पोटाशियम के होंगे और उसमें सोडियम के होंगे, और उनका जो वेट होगा वो उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। चलिए अब इस एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए ही हम आगे यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको किसी सब्सटेंस का अगर वेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास 23 ग्राम सोडियम है और उसका वेट ऑफ गिवन मास, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास
डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और आगे इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। मोल फ्रैक्शन अगर आपने किसी ए कंपोनेंट के बाहर निकालने हैं मोल्स, फॉर एग्जांपल आपने ए कंपोनेंट कोई भी मिक्स किया है, देखो कंपोनेंट तो मिक्स होंगे सॉल्यूशन में, ए कंपोनेंट मिक्स किया, बी किया, सी किया। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कंपोनेंट मिक्स किए, 3 कंपोनेंट, और उसमें से एक्स ए है, एक एक्स बी है और एक एक्स सी है। 3 कंपोनेंट का मैंने सॉल्यूशन बनाया, 3 चीज़ों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, और मैंने उसमें पता करना है कि ए के कंपोनेंट कितने हैं। देखो सॉल्यूशन में तीनों ही कंपोनेंट होंगे, ए बी और सी, और ए के कंपोनेंट कितने, मतलब उनकी गिनती कितनी है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं गिनती की तरफ जाऊंगा या फिर काउंटिंग की तरफ जाऊंगा, तो काउंटिंग किस में आएगी, मोल में आएगी, क्योंकि मोल में एक्यूरेसी है। मोल में मुझे एटम के नंबरिंग पता है कि कितनी है, और ग्राम में मुझे नंबरिंग नहीं पता, ग्राम में जस्ट उसका वेट पता है उस चीज़ का। तो इस एक्यूरेसी को बनाने के लिए हम इसे मोल में कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ए डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपके पास मोल दिए हों एक्स ए के, बी के, सी के, या फिर इनका वेट दिया हो, तो भी आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हो। एक्स ए को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, मोल फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, एक्स मोल फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने मोल की बात क्यों की। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है मेरे पास 10 ग्राम और दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास, एक मैं आपको न्यूमेरिकल से करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक पड़ी है, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ। उसमें क्या है देखिए, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, C2H6O2। एक आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने फाइंड करना है, और 20% बाय मास है C2H6O2 का 20% बाय मास। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि 20% बाय मास का मतलब होता है कि उसे 100 ग्राम अपने सॉल्यूशन को मान लेना है। मास की बात चली, अगर वॉल्यूम मानते, अगर वो वॉल्यूम की बात करता यहाँ पे 20% बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंसीडर करता मैं, फिर मैं 20 ml लेता। अब मैं ऐसे मानूंगा कि मेरे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक्चुअल में इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला ये होता है CH2OH और CH2OH। तो यहाँ पे देखिए आप 20% बाय मास है, तो इसमें मेरे पास 20 ग्राम एक्स ए कंपोनेंट है, मतलब ए कंपोनेंट का वेट है, ए कंपोनेंट सोल्यूट कितना है मेरे पास 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है मेरे पास 20 प्लस 80 ग्राम मानूंगा, 80 ग्राम तो ऑब्वियस है वाटर ही होगा, ठीक है। और दूसरा मेरे पास थर्ड कौन सा सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। अब देखिए उसने क्या कहा है हमें कि एक्स मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं किसके, C2H6O2 के, और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए एक्स ए, सॉल्यूट को मैं ए मानता हूं, और इसका फार्मूला होगा एक्स ए एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ग्राम तो मिल गए, अब इनके मोल कैसे फाइंड करें। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 20 यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे 100 आ गया, 20/100 और 20/100 के मोल निकाल देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब कैसे निकालोगे आप 20 ग्राम, तो आपके पास गिवन मास है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला होगा। गिवन मास हमारे पास है 20 ग्राम, पर ऑब्वियस है कि इसने 20% कहा था तो 20 ग्राम ही बनेंगे, ये 20 ग्राम में कन्वर्ट करोगे। अब इसका मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालोगे आप, C2H6 इसे लिखना पड़ेगा, कार्बन का कितना होता है एक का, प्लस करो इसको C2H6O2, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो ये आंसर आएगा इसका 62 ग्राम। तो 62 ग्राम इसका मोलर मास है।
तो यहाँ पे आप 62 ग्राम इसको फिल कर सकते हो। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 0.322 मोल आ जाएंगे, या फिर 0.322 भी लिख सकते हो, 0.32 मोल। ये मेरे पास मोल इसके पता चल गए एक्स ए कंपोनेंट के। अब सॉल्वेंट कंपोनेंट के भी मोल पता करने हैं। इसे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे कितना वाटर दिया उसने 80 ग्राम, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 80 डिवाइड बाय 18। तो इसका आंसर आएगा 4.44 ग्राम पर, सॉरी 4.44 मोल। मोल को मोल नहीं लिखा जाता है, ग्राम को कुछ नहीं लिखा जाता, इसको 4.44 मोल। इसका मतलब क्या है कि इतने मोल वाटर है और 0.32 मोल क्या हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब यहाँ पे फिल कर सकते हो आप आसानी से, Na ग्लाइकोल कितना है 0.32 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने होंगे 0.32 प्लस 4.44 मोल, 0.32 डिवाइड बाय, यहाँ पे इसको प्लस कर देना, 4 और 2 6 और 4 और 3 7 इंटू 4.76। तो इतना इसका आंसर आएगा। मोल फ्रैक्शन इसकी आएगी लगभग, इसको अगर मैं सॉल्व करूं आगे तो 0.932 इसका आंसर आएगा। किसके मोल होंगे ये एक्स ए के। एक और चीज बता दूं कि मोल फ्रैक्शन की जो टोटल मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है और उसकी ओवरऑल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप बोलोगे XA प्लस XB प्लस XC की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इसमें 2 कंपोनेंट मैंने कंसीडर किए थे। अगर मुझे पता है कि XA प्लस XB की वैल्यू 1 है और XA की वैल्यू मेरी 0.932 आई है, तो XB की वैल्यू कितनी होगी, तो XB की वैल्यू मेरी आएगी 1 माइनस 0.932, और इसका आंसर आएगा आपका 0.932 इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी 0. यहाँ पे आंसर थोड़ी सी गलती हो गई, 0.068 आएगा यहाँ पे 0.068। और यहाँ पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो 0.068 0.932 इसके मोल आएंगे। अब आपके पास वाटर के मोल भी प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन वाटर की भी पता है, और मोल फ्रैक्शन आपको इथाइलिन ग्लाइकोल की भी पता है। इथाइलिन ग्लाइकोल ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, और आपको दोनों के कंपोनेंट्स पता चल गए हैं कि कितने कितने पार्ट्स या फिर कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक पार्टिकल्स का, एक एक CH2OH का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस कंसंट्रेशन पे। इसलिए हम किसी भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी को मोल में मेज़र करते हैं, ताकि एक एक पार्टिकल या फिर एक एक मॉलिक्यूल्स से पड़ने वाले इफेक्ट को हम देख सकें। क्योंकि 1 ग्राम में या फिर अगर ग्राम की क्वांटिटी में ले तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अगर हमें उसकी तह तक जाना है, अगर हमें उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और हम उस पार्टिकल्स को कैसे वेरी कर सकते हैं। और इसलिए हम मोल्स की टर्म्स को रीड करते हैं। और मोल जस्ट क्या है, एक नंबर है 6.022 10⁻23। अगर आपसे कोई कहे कि 1 मोल स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है कि 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स। शायद आपको समझ आ गया होगा कि मोल क्यों कंसीडर किया जाता है और इसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो नेक्स्ट आपकी एक और टर्म आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी देखिए क्या होती है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको इजीली समझ आ जाएगा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ कि मोलैरिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें कोई भी सॉल्यूशन तैयार करने में। मोलैरिटी
मोलैरिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है कोई भी अगर आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है कि उस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है उसकी प्रेजेंट। अगर मेरे पास 500 ml NaOH है और वो कितने ml बना हुआ है या फिर उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं या कितने मोल प्रेजेंट हैं NaOH के, उसे कहा जाएगा। और मोलैरिटी को देखने का तरीका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो और आप अपना एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम मेनली दे रहे हो। अगर आपको ये मोल कंसेप्ट की मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बारे में क्लियरिटी है तो आप बता पाएंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएंगे। 8 मार्क्स का ये एक्सपेरिमेंट आता है, 101% आएगा। और अगर आपको ये आता है तो 8 मार्क्स नियरली आपके यहीं से कवर हो जाएंगे और 2 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये वाला टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म है ये आपको 10 नंबर दिला सकता है फाइनल एग्जाम में बोर्ड के। और 8+2 यहाँ पे आप लिख सकते हो। और कोई भी अगर कोई मास्टर कैडर की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का ही मिल जाएगा 1 और 2 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन बड़े ही टिपिकल होते हैं अगर आप इनको बिना समझे सोचे करने की ट्राई करते हो। अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, मोल्स की नॉलेज अच्छे तरीके से है कि इसको क्यों कंसीडर किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके सामने मैं एक न्यूमेरिकल पेश करता हूँ। इसमें क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaOH आपको दिया हुआ है और इसका 450 ml सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट है सामने। और इसके नंबर ऑफ मोल पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट देयर। तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालोगे कि पहले तो आपको 5 ग्राम दिया हुआ है, इसकी मोलैरिटी कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन क्या है इसका, मोलैरिटी का। 5 ग्राम NaOH, मैं लैब में गया और मेरे पास 5 ग्राम NaOH मुझे किसी ने पकड़ा दिया और उसे कह दिया कि 450 ml या 500 ml इसका सोल्यूशन बना दो। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन बना दिया। अब टीचर क्या पूछता है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, तो मैं उसके सामने क्या रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं सिंपली कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए, 5 ग्राम NaOH है, पहले उसके मोल्स फाइंड कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो कैसे फाइंड करोगे आप। आपके पास गिवन मास है 5 ग्राम, 5 ग्राम आपने गिवन मास लगा दिया। अब आपके पास मोलर मास NaOH, वैसे तो डिब्बे के ऊपर मोलर मास लिखा होता है अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आपको दिया होगा साइड में। और मैं आपको इसका बता देता हूँ, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है नियर अबाउट आपका 16, और सॉरी ऑक्सीजन का हो गया आपका 16 ही होगा, 16, और हाइड्रोजन का आपका होगा 1। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर आपका 40 ग्राम आ गया तो यहाँ पे मोलर मास वही होता है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम ही चीज होती है। और यहाँ पे अगर आप 40 ग्राम लिखोगे तो ग्राम से ग्राम कट गया, 5 × 8 1/8 मोल आपके पास प्रेजेंट हैं किसके, NaOH के। अब आपके पास वो पूछेगा मोलैरिटी कितनी है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करने का तरीका क्या होगा, मोलैरिटी फाइंड करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास 1/8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में वो वॉल्यूम देखेगा कि कितनी वॉल्यूम है, आपने सॉल्यूशन जो बनाया है वो कितना बनाया है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास दी होगी, कितनी कहा है उसने 450 ml। तो अगर
अगर मैं इसको 500 ml भी कंसीडर करता हूँ, अगर मैं इसको 450 ml कंसीडर करता हूँ तो 450 ml यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने ml को लीटर में चेंज करना है क्योंकि वॉल्यूम उसने लीटर में कहा हुआ है। अगर किसी चीज कोई चीज ml में है, मतलब फॉर एग्जांपल 450 ml है और उसे हमने लीटर में चेंज करना है तो उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर उसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से तो ये किस में चेंज हो जाएगी, लीटर में चेंज हो जाएगी। अब आपका आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/8 को आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1/8 को ऐसे 8, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और 125 डिवाइड बाय, इसका आंसर आ जाएगा आपका 125 ही आएगा, देखना 8 4 सही है। और यहाँ से आप 5 2 10 और 5 3 5 और 5/18 इसकी आएगी मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी इसकी अब देखिए 0.2 और फिर बच गया आपका 0.25 आ गई इसकी मोलैरिटी, 0.278 आएगी, सॉरी मोल पर लीटर, 0.27 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको मोल पर लीटर को, क्योंकि आपने यहाँ पे 1000 ml से मल्टीप्लाई किया था, 1000 ml से, और ml से ml तो कैंसिल हो जाएगा, ये मोल की फॉर्म होती है, मोल पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इसको एक्यूरेसी से फाइंड करना चाहते हैं। तो शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि मोलैरिटी कैसे फाइंड की जाती है। ये होती है मोलैरिटी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड की जाती है? अगर स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मोलैरिटी, मोलर मास इनटू मोलैरिटी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो मोलैरिटी इनटू मोलर मास, तो आप स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपने कितना सॉल्यूट का कंपोनेंट, कितने ग्राम मिक्स किया है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ग्राम कितने मिक्स किया है 1 लीटर में, कितने ग्राम 1 लीटर में मिक्स किया आपने, वो होती है स्ट्रेंथ फाइंड करना। और नेक्स्ट आपका है सिंपल सा मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी, और यहीं से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मोलैलिटी को बिल्कुल ही आसान है। मोलैलिटी, मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है ग्रेटर एम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। जल्दी ये आप देख लेना, स्मॉल एम या ग्रेटर एम, लेकिन आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे यही डिफरेंस है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहाँ पे सिंपली आपको केजी को चेंज करना आता है आपको लीटर में, और लीटर को केजी में। ये तो सिंपल सी बात है। यहीं से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से अगर आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पता है तो आप उसको ग्राम से लीटर में चेंज कर सकते हो और लीटर से ग्राम में चेंज कर सकते हो। ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, आप इसमें कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूँ एक, और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल 2.5 ग्राम हमारे पास इथेनोइक एसिड है, ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम, और उसे आपने मिक्स किया है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिक्स किया है। जब 2.5 ग्राम मेरे पास इथेनोइक एसिड है और बेंजीन एक लिक्विड होता है, और बेंजीन हमारा 75 ग्राम इसने कंसीडर किया है। जब आप उसमें इथेनोइक एसिड डालोगे तो ऑब्वियस है मोलैलिटी का फार्मूला, मोलैलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम मोलैलिटी फाइंड करेंगे। तो मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी, और मोलैलिटी में आप देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं इसको फाइंड करूंगा इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स, वही फार्मूला लगा के C2H5OH इसका फार्मूला होता है, और इसके मोल आएंगे आपके 0.0417, 0.0417 इसके मोल आएंगे। मोल वैसे ही निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास डिब्बे के ऊपर लिखा होता है, और ये 2.5 ग्राम इसने दिया हुआ है। और बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल बेंजीन के आ रहे हैं 70। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 75 वैसे निकाल सकते हो आप बेंजीन के भी। बेंजीन का होता है फार्मूला C6H6 और अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप। C6H12 होता है इसका फार्मूला वैसे, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल सकते हो वैसे बेंजीन के भी, लेकिन उसके बेंजीन की जरूरत ही नहीं है, सोल्यूट के देखने ओनली। सोल्यूट कौन है? इथेनोइक एसिड, क्योंकि लेस अमाउंट में भी प्रेजेंट है, इस ऐसे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने मिक्स किए, कितने आ गए? 0.0417 और टोटल सॉल्वेंट इन केजी क्या था हमारा? 75 ग्राम था। अगर उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे 75 ग्राम को, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया और इसका आंसर आ रहा है हमारा 0.556 मोल पर केजी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस टॉपिक में क्या है, बिल्कुल ही आसान है ये टॉपिक, और आपने इसमें देखा कि मोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ताकि हम किसी भी सॉल्यूशन की तह तक जा सकें, उसके पार्टिकल्स की स्टडी कर सकें, और बाकी न्यूमेरिकल अब आपको करने में मज़ा आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इसके रिगार्डिंग और भी न्यूमेरिकल्स आपको करवा सकता हूँ। और अगर आपको कोई टॉपिक कम आता है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए मास्टर कैडर के लिए हेल्पफुल होगा, जहाँ आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा बिल्कुल वीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। पहले मैं इस कंसंट्रेशन टर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसके बाद आपका सॉल्युबिलिटी टॉपिक आएगा सॉल्यूशन चैप्टर का। थैंक यू।